अच्छा, एक सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल है। वो ये है कि 1 एकड़ पर साल के आगाज से लेकर साल के इख्तिताम तक कितनी कॉस्ट आती है। तो उसकी कॉस्ट हमने जो ड्राइव की, अगर उसने बंद बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई देखकर। अच्छा, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल किए हैं। हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो तकरीबन एक कॉमन क्वेश्चन है जो सिमिलर है, क्योंकि इनिशियल वीडियो है तो उसी रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो हम उनको कवर करते हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि 1 एकड़ में कितना सीड डाला जाता है, रहू का, थैले का या मराठी वगैरह का। तो और इसका 10 महीनों में वेट कितना होगा। देखिए, आपने डिसाइड करना है और एरिया रकबे ने डिसाइड करना है। फर्ज करें कोई शख्स 2 एकड़ पर या 3 एकड़ पर फार्मिंग कर रहा है, तो उसका जो वो सीड यूज करेगा, क्वांटिटी जो यूज करेगा वो डिफरेंट करेगा। फर्ज करें किसी के 8 एकड़ है, उसने जो सीड यूज करना है वो टोटल मिलाकर 850 जमा 150 जो है ना 1000 भी कर सकता है। यानी 850 वो रहू डालता है और 3 किस्मों की 50-50 ऐड कर देता है, जिसमें थैला शामिल है, ग्रास शामिल है या मुराकी वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो शामिल कर सकता है। तो बेसिक पर्पस जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास एरिया कितना है। अगर आपके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है तो आप सीड कम करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि रहू जो है एक ऐसी मछली की किस्म है जो है ना खुले एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करती है। या आप इसको कह लें कि ये, क्योंकि इसको जैसे पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये तालाब के सेंटर से खाती है मोस्टली। तो अगर आप छोटे एरिया में कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो सीड कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के लेवल का इश्यूज आ जाते हैं। आपके पास जब रकबा कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल, हाँ, उसको अल्टरनेट हल क्या है, उसका अल्टरनेट हल ये है, अगर आपके पास ज़मीन है और आप ट्यूबवेल के जरिए लगाते हैं और इस पॉन्ड में पानी डालते हैं और इस पॉन्ड से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पानी की, तो वो अगर उस तालाब से हो रही है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें पानी खड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल का इश्यूज आ जाएंगे, जिसकी वजह से रहू की ग्रोथ में इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ज़मीन होती है उसकी क्वांटिटी, कितनी ज़मीन है, 2 एकड़, 5, 10, 15, 20, इस हिसाब से सीड को देखा जाता है। सेकंड, सीड कितने वेट का लेना है ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी ग्रोथ की मछली लेनी है। ठीक है, सीड आप ले रहे हैं 100 ग्राम का, तो आपकी एक्सपेक्टेशन में यही होगी कि 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक जाएगी मछली। ठीक है, अगर आप सीड 150 ग्राम से 200 ग्राम का ले रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग भी जो मछली की होगी वो 1500-1600 ग्राम से आगे की होगी। 10 महीने इसमें कैसे होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के एंड में, तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने में जो शिफ्टिंग होती है तकरीबन फार्मर कंप्लीट कर लेता है, तो ये 4th मंथ होता है। 6 महीने अगर उसमें ऐड करें तो 10, और अगर नवंबर या दिसंबर में 7 से 8 महीने। लेकिन मछली के ग्रोथ के सिर्फ 4 महीने होते हैं, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इन 4 महीनों में फिश की जो है ना वो ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी शिफ्टिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी आपका जो टास्क है वो कंप्लीट, चौथे महीने तक आपकी सारी शिफ्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारा एक ओवरव्यू कर दिया। एक और आम सा क्वेश्चन था कि अगर 50 फीट का जो है वो पानी 50 फीट पर हो तो उसकी डीजल की कंजप्शन क्या होगी। तो देखिए, मैंने उसमें क्लासीफाई किया था कि आप अगर फ़र्ज़ करें किसी बैरल लैंड पर जाते हैं, बंजर इलाका था या जहाँ बिजली वगैरह नहीं है, तो आपको डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। उसमें डीजल इंजन है, जनरेटर कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो पानी की डेप्थ पर भी डिपेंड करता है। हमने जहाँ फार्म लिए, अगर वहाँ पर 30 फुट पर पानी है और जहाँ 50 फुट पर पानी है, तो पानी जो मशीन निकालेगी, एनर्जी यूज़ करेगी, तो उसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें बेसिक होती है। नंबर 1, पानी किस लेवल पर है। नंबर 2, कि जो है वो टरबाइन लगी हुई है या ट्यूबवेल बनवाना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें। फिर ये है कि आपको कौन सा बेहतर सोर्स है, क्योंकि मैंने बाज़-औक़ात बहुत सारी जगह पर ऐसे देखा कि वहाँ बड़े इंजन पड़े हुए हैं जो घस ऑयल जो होता है या डीजल जो होता है उस किस्म का जो वो यूज़ करते हैं। वो स्लो है तो वो 24 घंटे भी चल जाते हैं, तो उनको पे अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप डीजल पीटर इंजन जिसको हम कहते हैं, अगर वो चलाते हैं तो उसमें उसका रेस्ट भी देना है। डीजल की कंजप्शन 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक भी हो जाती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उसके ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं, वो कितनी डेप्थ से पानी निकाल रहे हैं। तो ये पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, अगेन क्योंकि यहाँ एकड़ों के हिसाब होते हैं। हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 6 एकड़ की, 10 एकड़ की, इस तरह थी। तो हमारी जो एवरेज निकलती थी वो हम 24 आवर्स को कंसिडर करते थे। लेकिन अगर किसी का 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें उसकी क्वांटिटी जो है पानी भरने की वो डिफरेंट होगी। अगेन उसी लेवल को, वो आप अपना लेवल देखेंगे किस लेवल पर है,
पानी कितनी देर में भर जाता है। अच्छा, चौथा सवाल ये था कि तिलापिया या जो फिश चिड़ा फिश है इसको इसकी क्वांटिटी को कैसे कम किया जाए। तो इसमें दो हल हैं। नंबर वन हल ये है कि आप फ्लोटिंग वाली फीड यूज़ करें, ताकि जो रोहू भी आजकल जो है वो जो हाइब्रिड इसको आप यूज़ करते हैं तो रोहू भी ऊपर से आके सरफेस से फ्लोटिंग वाली उसको खा लेती है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा सा रिस्की भी है, वो है कि आप मल्ली जो होती है, सिंघारा जो फिश होती है, इनको यूज़ करते हैं, मल्ली को यूज़ करते हैं। वो क्या होती है, वो चिड़ा मछली के जो सीड जो बीज होता है, छोटा एग होते हैं, उसको खा लेती है और छोटी मछली को भी वो खा लेती है। लेकिन उसका रिस्क ये होता है, बाज़ फार्मर इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि उससे थोड़ा सा ये रिस्क भी होता है कि कहीं वो दूसरी मछली पर अटैक ना कर दे भूख की वजह से, रोहू पर या जो मराखी वगैरह हमने डाले भी, इस पर थोड़ा सा इशू होता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हमने ये पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे एक तालाब में चिड़ा मछली बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना वो मल्ली का यूज़ किया। उसके क्वांटिटी को जब देखते थे कि उसके वेट से कम डालते थे, ये नहीं कि अगर रोहू का वेट 300 ग्राम है या 200 ग्राम है तो हम उसके कम वेट से डालते थे ताकि ये रोहू पर अटैक ना करे, क्योंकि वो एग खाती है तो उसका वेट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह चिड़ा फिश मछली को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, फ़िश मील बनाने का देखें, फ़िश मील आपने अपनी रिक्वायरमेंट से बनाना है। मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता होता हूँ कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट बनाई होती है। जैसे कि एक भाई ने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है 1 kg, तो आप जो उसके ऊपर फ़िश मील बनाएंगे, फ़िश फीड जो बनाएंगे, वो आप उसी हिसाब से बनाएंगे। आपको अगर फ़र्ज़ करें आप सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ 3 महीनों में मछली ग्रो करनी है, इतना वजन होगा, तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो आपने पहले प्लानिंग करनी है कि मुझे किस क्वांटिटी की, तो ये आपने खुद डिसाइड कर लेना ना जब कि मुझे इस वेट की मछली चाहिए, तो आप उसी हिसाब से फीड तैयार करवाते हैं या खुद करते हैं। अगर आपके पास एरिया कम है, रकबा कम है, तो आप खुद भी उसको सिंपली तैयार कर सकते हैं। देखें, राइस पॉलिश या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे लोग, हमने भी एक फर्स्ट ईयर ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसमें जो नुकसान थोड़ा सा हमें ये हुआ था कि जो जब चीज़ फ्लोट नहीं करती तो वो डेप्थ में बैठना शुरू हो जाती है। जब वो डेप्थ में बैठती है तो जिस मछली ने खानी है वो खा लेती है, लेकिन जो बच जाती है वो ज़मीन पर या जो नीचे लेवल होता है उसमें घुस जाती है। इसमें फीड का ज़ाया होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ्लोटिंग वाली होती है उसका यही होता है कि वो सारी कंज्यूम होगी तो ख़त्म होगी। अच्छा, कुछ ये अच्छा, दूसरा एक सवाल ये था कि टारगेटेड किया हुआ था कि मैंने 4 मंथ में 1 kg लेना है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि बच्चा कितने साल का है, 1 साल का या 2 साल का। ठीक है, उसमें से उसकी एज को देखना है। फिर आपने 4 मंथ कौन से सिलेक्ट किए हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जुलाई इज़ द लास्ट मंथ। अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मंथ में ये 4 मंथ है जिसमें फ़िश अच्छी खुराक खाती है और उसको आगे जो है वो उसकी ग्रोथ में तेज़ी आती है। सेकंड ये होता है कि आपने बच्चा क्या खुद रखा हुआ था या लिया है, क्योंकि बाज़-औक़ात फ़िश पॉन्ड में जो छोटे जो नर्सरी होती है उसमें जो बच्चा होता है उसको खुराक नहीं डाली जाती, वैसे ही रखा होता है या बहुत कम खुराक डाली जाती है। ये 2 साल का बच्चा होता है। अगर जो फ़िश आपके पास बच्चा आया अगर वो पहले से खुराक पर है तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप जब उसको बड़े पॉन्ड में तालाब उसमें शिफ्ट करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने खुराक खानी है, तो जब आप डालेंगे तो वो ईजिली कंज्यूम करेगा और उसकी ग्रोथ में फ़र्क। ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं ये मछली की ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा कि आपने टारगेटेड किया हुआ है तो आपने 4 महीने सेलेक्ट कर लिए। कौन से 4 महीने सेलेक्ट किए ये भी आपने देखना है। प्रॉपर शिफ्टिंग हो गई है, पानी का तालाब जो पानी का लेवल है वो भी भरा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, पीएच आपने चेक कर ली है, ओके, तो आप ट्रांसफ़र कर दें। आगे एक सवाल था कि क्या रोहू और मुराकी वगैरह जो हैं या ये चीज़ें फ्लोटिंग वाली फीड खा लेती हैं। जी बिल्कुल खा लेती हैं, बड़े आराम से खा लेती हैं। हाँ, थैला मछली जो है वो ज़्यादा शौकीन है क्योंकि उसका मुंह बड़ा होता है, इसलिए फार्मर जब थैला शिफ्ट करता है तो वो बाद में शिफ्ट करता है। फ़र्ज़ करें उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर रोहू का जो वज़न है वो 200 ग्राम का है या 150 ग्राम का है तो थैला 50 से 60 ग्राम का इतने का होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये हाफ से थोड़ा कम हो क्योंकि उसका जो मुंह होता है वो बड़ा होता है और वो फीड को आराम से जो है ना वो खा लेता है। इसलिए फार्मर रोहू शिफ्ट करने के बाद जो है उसके वेट के हाफ या उससे कम वेट पर थैले को ट्रांसफ़र करता है। एक सवाल ये था कि फ्लोटिंग फीड की कॉस्ट क्या आती है, तो अभी मैंने वो रेट लिया था तो वो 25 kg का एक बैग होता है जिसकी प्राइस है 2175 यानी 2175 रुपये और मेरे 87 रुपये पर kg ये पड़ता है। इसमें 30% प्रोटीन होती है, आप प्रोटीन वगैरह बढ़ाते चले जाएँ तो इसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। अगर किसी भाई ने लेनी हो या किसी ने कोई रब्ता करना हो तो ऑब्वियसली यहाँ कमेंट कर लें, तो आप डायरेक्ट जो है वो उनसे परचेज़ कर सकते हैं, हम आपकी जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट करवा देंगे। क्या हम यीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, यीस्ट की जो थ्योरी है ना, यीस्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना कामयाब नहीं है।
शायद किसी और मुल्क में किसी और किस्म की मछली के लिए यूज़ हो सके, क्योंकि हर मुल्क में पानी की और मछली की जो ब्रीड करवाई जाती है वो डिफरेंट होती है। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो पता लगा कि यीस्ट इतना कामयाब नहीं है, बल्कि अगर आप यीस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी खमीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मछली की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है और वो वेट गिरा देती है। ठीक है, तो यीस्ट ना यूज़ करें। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी में ना यूज़ करें कि वो साइड इफेक्ट पैदा करें। हमारे अच्छा जी, एक पूछे आपके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं अगर आप 1 kg का देखें। हम कभी भी ऐसा ये झटका काम है कि 4 महीनों में मछली पैदा कर दें, ऐसा हमने आज तक नहीं किया। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसमें आपने अपने जो फिश की जो छोटी ब्रीड होती है वो परचेज करते हैं, जिसको हम फ्राई कहते हैं। फिर उसके ऊपर पूरी प्लानिंग होती है कि कौन सा बच्चा रहेगा, इसको किस मंथ में खुराक डालना शुरू होंगे, ताकि ये जब इसको हम बड़े पॉन्ड में ट्रांसफ़र करें तो ये इफेक्टिव हो। इसी तरह आप किसी भी बड़े फार्मर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। उस बच्चे को ख़रीद लें जो पहले से खुराक पर लगा हुआ हो, जब आप उसको उसी किस्म की खुराक डालें तो वो इजीली कंज्यूम कर सके। तो हमारी जो बड़ा फार्मर होता है, आप जी किसी भी बड़े फार्मर से बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, कि आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। ऐसे नहीं है कि उसमें अगर फ़र्ज़ करें अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते या आपके पास प्लानिंग है तो कॉस्ट होगी 80, 10,000 फ़र्ज़ करें 1,000 की कॉस्ट आ रही है तो 800 कॉस्ट होगी, 200 प्रॉफिट होगा। एक बात ज़हन में रख लें कि जब आप प्लानिंग से नहीं चलते तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे फार्मर ये कहते हैं कि जी रेट अच्छा नहीं लगा या हमें लॉस हो। उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो मालूम करने पर पता लगी वो ये है कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है, एक्सपेंस अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं और मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफा कितना कम होगा, जैसे मैंने बताया 100 रुपीज़ अगर आपको बच रहा है तो उसमें से 80 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है 20 पर। लेकिन जो अगर प्रॉपर फिशिंग करते हैं या आपको थोड़ा तजर्बा भी है और आपने तो कोई कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, 60 और 40 या 50-50 का भी आ जाता है। 60% कॉस्ट है, 40% प्रॉफिट है। फ़र्ज़ करें कि जी ऐसा है कि आपने 1 लाख की मछली बेची है तो उसमें से जो कॉस्ट आएगी वो 55,000 से 60,000 तक आएगी और 40,000 आपका मुनाफा आता है। देखें, एक आध भाई ने जो है ना वीडियो सेंड की हुई थी कि आप ज़रा देखिएगा इसके बारे में। तो मैं एक चीज़ ज़हन में रख लें, जो मछली सरगोदा में पैदा हो रही है, जो उसके पानी की जो क्वालिटी है या क्वालिटी लेवल है वो मुल्तान का नहीं हो सकता। जो मुल्तान का है वो रहीम यार खान का नहीं हो सकता, वो कोयटा या दूसरे इलाकों का नहीं हो सकता। पानी में जो क्वांटिटी होती है ना, जो क्वालिटी ऑफ वाटर होती है वो बहुत डिफर करती है, आबो हवा बहुत डिफर करती है। आप देखिए मुल्तान तो बहुत गर्म इलाका है, यहाँ मछली के एवेपोरेशन और तालाब के गर्म होने का जो है वो ये जिसमें मछली मर जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हर इलाके का जो है वो जो सिनेरियो होता है वो डिफरेंट होता है। एक सवाल ये था कि हमें किस जो है सीज़न में गड्ढा खोद कर टेस्ट करना चाहिए। आप दोनों सीज़न में कर लें, सर्दी में भी कर लें, गर्मी में भी कर लें। सर्दी में करने का क्या फ़ायदा होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि सीपेज कितनी है सर्दी में, और जब आप इस तालाब में से मछली निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपके पानी को ड्राई होने के लिए। क्योंकि आजकल फार्मर आप देख रहे हैं मछली वो निकाल चुके हैं, पानी के खुश्क होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जो बंद है उसको रिपेयर किया जाए और उसमें नया जो प्रोसेस है उसको शुरू किया, उसकी बेस बनाई जाए और उसको शुरू किया जाए। तो आप दोनों वक्त चेक कर सकते हैं, बल्कि दोनों वक्त चेक कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों की क्वालिटी पता है। दूसरा ये होता है कि हम क्योंकि जो शख्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना वो ज़मीन को जांच लेता है, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि ज़मीन की क्या ख्वाहिश है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक, अच्छा, एक सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल है। वो ये है कि 1 एकड़ पर साल के आगाज़ से लेकर साल के अख्ताम तक कितनी कॉस्ट आती है। तो उसकी कॉस्ट हमने जो ड्राइव की, अगर उसने बंद बनाने हैं तो 3.5 लाख से 4 लाख तक कॉस्ट आती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर के, जब उसने सारे बंद बनाने, 4 एकड़ की जगह ली 5, उसने बंद रिपेयर करवाने हैं या बंद नए बनाने उस पर, और उसकी सारी कॉस्ट, फीड वगैरह, मैनेजमेंट कॉस्ट, एवरीथिंग इंक्लूड करके 3.5 लाख से 4 लाख आ जाती है। लेकिन अगर बंद वगैरह बने हुए हैं और ज़मीन अपनी है तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख कॉस्ट आ जाती है पर एकड़ के हिसाब से। उसमें हर चीज़ शामिल है, खुराक शामिल है, पानी, खाद, जो भी उसकी मेंटेनेंस पर लगेगा वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। एक आगे सवाल ये है, 1,000 की अगर हम शिफ्टिंग करते हैं, 800 का सीड जो है हम राऊ का डाल देते हैं, तो ये एक पहली बात तो ये है कि ये बड़े, इसका मतलब ये है कि जो फार्मर है वो बड़े तालाब में सारी चीज़ें शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह इन सारी चीज़ों को उसने जज किया हुआ है। तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से अगर वो यूज़ करता है, तो अगर वो उसकी मेंटेनेंस को, अगर उसकी सारी चीज़ों के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है मिनिमम लेवल पे, तो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 1500 ग्राम तक फिश चली जाती है, अगर वो सारी ज़रूरियात को पूरा करता है।
लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा जो फीड यूज़ करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो आप 2 किलो से ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगेन वही है, इसमें तो जितना खर्चा करते चले जाएंगे, ये अब आपने डिसाइड करना है। खुराक खुद बनानी है, फ्लोटिंग वाली लेनी है, नॉन फ्लोटिंग वाली लेनी है, तो ये आपने डिसाइड करना है, तो उसके हिसाब से। फिश फार्म का एक और सवाल जो है वो ये है कि फ़िश फार्म का साइज़ क्या होना चाहिए। तो भाई हमने जो आइडियल साइज़ निकाला है वो 7 से 8 एकड़ है। ठीक है, ये आइडियल साइज़ है, इसमें ऑक्सीजन लेवल के इन चीज़ों के मसले नहीं होते। हम हर जगह वीडियोस देख रहे हैं कि उसे पाउंड की तालाब जो साइज़ है उसको 2 एकड़ या 3 एकड़ भी टोटल एरिया भी किया जाता है। हर किसी की डिफरेंट साइकोलॉजी है और कौन शख्स किस किस्म की मछली डालना चाहता है। देखिए, एक चीज़ की, एक फ़िश की क्वालिटी है कि वो बड़े खुले एरिया में सर्वाइव करती है, वो तंग एरिया में सर्वाइव नहीं करती। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? हाँ, अगर आपने 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम लेनी है तो आप उसमें एडजस्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझा एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये है कि आप 1 से 2 एकड़ बंद की जो विड्थ होती है उसको रखें। जो लंबाई है वो आप 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ जितनी मर्जी रख लें। उससे एक तो जाल लगाने में आसानी होगी, डैमेजेस कम होंगे और आपकी मछली की पकड़ाई, उसकी चेकिंग, उसमें सारी चीज़ों की सहूलत बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो कम से कम जो बनाते हैं तालाब वो 6 एकड़ का है कम से कम, क्योंकि उसमें उसको मेंटेन करना हमारे लिए ईजी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 16 एकड़ का भी बनाया हुआ, 8 एकड़ का भी बनाया हुआ, 12 का भी बनाया हुआ। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू द सॉइल नेचर, ज़मीन की खास उसकी खसूसियत की वजह से, और उसकी मेंटेनेंस के वो कितना दूर है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, कितनी एक्सेस है, लोग कितनी स्पीड से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। बेहतरीन तरीका कौन सा है फ़िश को फीड कराने का? देखें, अगर फ्लोटिंग वाली है तो उसका प्रोसेस डिफरेंट है, और अगर वो आपने घर में बनाई हुई है उसके प्रोसेस डिफरेंट है। उसमें आपने एरिया डिवाइड करना होता है कि आप 1 एकड़ में 2 से 3 प्लेसेस बनाते हैं। अब फर्ज करें आपने घर में कोई बनाई है तो आप 1 एकड़ में 4 जगह बनाते हैं, 2 इस साइड पर, लेफ्ट पर, 2 राइट पर। ठीक है, वहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली उसी तरीके को यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक है वो रहू मछली खा सके, क्योंकि वो डेप्थ में होती है थोड़ी, तो वो उसको जब उसके तक पहुँचे तो खुराक वो उसको ईजिली, दाने वगैरह जो उसमें होती है, मकई होती है और गंदम के भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका सारा ये होता है कि उस अगर प्रॉपर एरिया बना हुआ हो तो उसकी रूटीन बन जाती है फ़िश की कि उसने वहाँ से आके खुराक खानी है। जो फ्लोटिंग वाली है तो उसका तरीका आप सब ने को पता ही है, वो बड़ा इजी तरीका होता है, उसमें इतना ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं होती। अच्छा, हम कौन, इसमें एक सवाल था कि जी आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम फ्लोटिंग वाली जो है वो यूज़ करते हैं फीड, और उसमें हापे जो इसको हम शेल लव्स यूज़ करते हैं वो टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए जो है ना वो जो लॉसेस के या जो फ़िश जो खाने की रूटीन है उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, और जो खुराक है उसकी ज़ाया कम से कम हो जाता है। एक और सवाल था कि क्या हम पौधे लगा सकते हैं? आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका तालाब छोटा है, 1 एकड़ या 2 एकड़ पर है, और परमानेंट बनाना चाहते हैं उसको, तो आप उसके बंद मजबूत बना देते हैं। मजबूत बनाने से मुराद ये है कि रिपेयरिंग के वक्त ट्रबल नहीं होती, तो आप दरख्त लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एकड़ों की जगह ली है, मुरब्बों के हिसाब से अगर आपने जगह ली है, तो उसमें ट्रबल है, बिल्कुल ट्रबल है। 10 एकड़ का, 12 एकड़ का, 6 एकड़ का तालाब है और साथ साथ तालाब है, जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया कि 42 एकड़ की जगह है। अगर वो 42 एकड़ की जगह खरीदी गई है तो उसमें दरख्त लगाना नुकसानदेह, क्योंकि जब आप रिपेयरिंग पर जाएंगे तो वो ट्रैक्टर के मूवमेंट को और तालाब की जो बनावट है उसमें प्रॉब्लम करेगा। दरख्त कौन से लगाने चाहिए जी आपके इलाके के हिसाब से है, और अगर आपके घर के पास है तालाब, छोटा तालाब है, परमानेंट तालाब है, तो आप उसमें जो मर्जी लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसकी रिपेयरिंग इस हिसाब से कर लेता हूँ, तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों तक भी जिनको जो है वो मदद की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे और वो अपना कारोबार आगाज़ करें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।